उनके लाडले दुलारे भी बने हैं इमरान। बहुत स्वागत है चाय वाला इंटरव्यू में आपका। शुक्रिया मानक भाई, अच्छा लग रहा है मुझे भी आकर के आपके शो में। चाय तो पीते होंगे? शायर तो खूब वैसे चाय पीते हैं। शायर तो बहुत कुछ पीते हैं, लेकिन मैं आम शायरों जैसा मसला नहीं रहा। चाय भी बस पी लेता हूँ। अब आपके इंटरव्यू में आया हूँ तो चाय सामने आ गई तो पी लिया। चाय का कोई तलब नहीं है, लेकिन हाँ पी लेता हूँ। हर मध्यम वर्गीय परिवार चाय। वैसा नहीं होता कि चाय पीने के बाद अच्छी शायरी आती है? वो एक मिथ है कि अच्छा। शराब पीने के बाद अच्छी शायरी आएगी, चाय पीने के बाद अच्छी शायरी आएगी। मैं ज्यादातर मिथ मैंने शायरी में तोड़े। ऐसा कुछ नहीं, दिल टूटा है तभी शायरी कर पाएंगे आप, तो ऐसा नहीं था। तो दिल नहीं टूटा? दिल नहीं। अच्छा, थोड़ी देर आप सोच लो, ये सवाल डिफिकल्ट है, बाद में पूछूंगा। बाद में करा जाएगा। शुरुआत आपके नाम से ही कर रहे हैं। ये प्रतापगढ़ी के पीछे क्या कहानी है? क्योंकि मेरी रिसर्च कहती है आपका नाम है मोहम्मद इमरान खान। एक्चुअली शायरों के साथ हमेशा से एक परंपरा रही है कि वो अपने ज़िले का नाम, उस ज़मीन का नाम जहाँ वो पैदा होते हैं, उसे अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। साहिल लुधियानवी, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, तो इमरान प्रतापगढ़ी में, प्रतापगढ़ में पैदा हुआ। तखल्लुस कहते हैं इसे? आप इसे तखल्लुस तो नहीं, तखल्लुस तो यह है कि आप एक उपनाम ले लेते हैं अपने नाम के साथ। तो ये उपनाम नहीं है, तो ज़िले का नाम है। ये एक परंपरा है शायरों के साथ। कब किया आपने ये नाम बदला? मैं ग्रेजुएशन में था, जब थोड़ी सी पहचान बननी शुरू हुई। एक दो कार्यक्रम पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, बेहतर है कि ज़िले का नाम। और मेरे ज़िले का नाम बड़ा मतलब अलग अलग वजहों से चर्चा में रहा करता था। तो एक कमिश्नर थे इलाहाबाद हमारी कमिश्नरी हुआ करती रही है, तो उन्होंने कहा ये कहाँ प्रतापगढ़ी, तुम इतने अच्छे शायर हो, इलाहाबाद नाम जोड़ो अपने साथ। अच्छा। मैंने कहा सर, अगर नाम प्रतापगढ़ है तो उसकी छवि और बेहतर। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, आइए आप लोगों को इमरान प्रतापगढ़ी का एक बहुत ही लाजवाब इंटरव्यू में सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब इमरान प्रतापगढ़ी से उनकी शादी के बारे में एंकर ने पूछा तो इमरान प्रतापगढ़ी ने एंकर को क्या खूब जवाब दिया था, आप इस इंटरव्यू में ये समाअत करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी शादी को लेकर क्या खुलासा किया है। आज लोग कह रहे हैं कि इमरान की शादी इकरा हसन के साथ हो रही है, जबकि ये बिल्कुल फेक और बिल्कुल झूठी खबर है। आइए तो इमरान प्रतापगढ़ी का इंटरव्यू आप लोग सुन लीजिए कि इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। चाय का कोई तलब नहीं है, लेकिन हाँ पी लेता हूँ। हर मध्यम वर्गीय परिवार चाय। वैसा नहीं होता कि चाय पीने के बाद अच्छी शायरी आती है? वो एक मिथ है कि अच्छा। शराब पीने के बाद अच्छी शायरी आएगी, चाय पीने के बाद अच्छी शायरी आएगी। मैं ज्यादातर मिथ मैंने शायरी में तोड़े। ऐसा कुछ नहीं, दिल टूटा है तभी शायरी कर पाएंगे आप, तो ऐसा नहीं था। तो दिल नहीं टूटा? दिल नहीं। अच्छा, थोड़ी देर आप सोच लो, ये सवाल डिफिकल्ट है, बाद में पूछूंगा। बाद में करा जाएगा। शुरुआत आपके नाम से ही कर रहे हैं। ये प्रतापगढ़ी के पीछे क्या कहानी है? क्योंकि मेरी रिसर्च कहती है आपका नाम है मोहम्मद इमरान खान। एक्चुअली शायरों के साथ हमेशा से एक परंपरा रही है कि वो अपने ज़िले का नाम, उस ज़मीन का नाम जहाँ वो पैदा होते हैं, उसे अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। साहिल लुधियानवी, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, तो इमरान प्रतापगढ़ी में, प्रतापगढ़ में पैदा हुआ। तखल्लुस कहते हैं इसे? आप इसे तखल्लुस तो नहीं, तखल्लुस तो यह है कि आप एक उपनाम ले लेते हैं अपने नाम के साथ। तो ये उपनाम नहीं है, तो ज़िले का नाम है। ये एक परंपरा है शायरों के साथ। कब किया आपने ये नाम बदला? मैं ग्रेजुएशन में था, जब थोड़ी सी पहचान बननी शुरू हुई। एक दो कार्यक्रम पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, बेहतर है कि ज़िले का नाम। और मेरे ज़िले का नाम बड़ा मतलब अलग अलग वजहों से चर्चा में रहा करता था। तो एक कमिश्नर थे इलाहाबाद हमारी कमिश्नरी हुआ करती रही है, तो उन्होंने कहा ये कहाँ प्रतापगढ़ी, तुम इतने अच्छे शायर हो, इलाहाबाद नाम जोड़ो अपने साथ। अच्छा। मैंने कहा सर, अगर नाम प्रतापगढ़ है तो उसकी छवि और बेहतर करने की कोशिश मैं करूँगा भविष्य में। तो आज मुझे लगता है कि आज मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूँ या दुनिया के किसी हिस्से में खड़ा हूँ, मेरा नाम पुकारा जाता है तो प्रतापगढ़ का नाम मेरे नाम के साथ पुकारा जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने ज़िले के लिए कुछ बेहतर किया है, उसका नाम बेहतर। लोग कहते हैं यार वाह, मान गए, अपने ज़िले का, अपनी जगह का नाम। लोग खुश होते हैं, और बहुत कम उम्र में ऊपर वाले ने पूरी दुनिया पहुँचाया और पार्लियामेंट में पहुँचाया, तो लोग खुश तो होते ही हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? 36 साल। 36 साल। इतनी कम उम्र में शायरी के दम पर आपने जो लोकप्रियता हासिल की वो अलग, अब आप सीधे राज्यसभा जो पहुंचे, कभी कभी यकीन होता है पीछे मुड़कर देखते हैं तो यार ये जीवन में मेरे 5-7 साल में ही क्या हो गया। मतलब 18, 19, 20, 21, 5 साल में ही सब कुछ हो गया, इतनी जल्दी हो गया। देखिए, ये चीज़ें मुझे बहुत चौंकाती नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है कि आप जो सोचते हैं उस दिशा में ऊपर वाला आपको आगे ले जाता है। बिल्कुल। मैं कुदरत में बड़ा यकीन रखता हूँ। मेरा मानना है कि कुदरत आपको चुनती है आपसे अच्छा काम लेने के लिए। तो मैं जिस ज़िले से आता हूँ, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं,
मेरे पिता, मेरे दादा, कहीं की कोई राजनीतिक विरासत नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं साहित्य के क्षेत्र में था, कवि सम्मेलनों में पॉपुलर हुआ, मुशायरों में पॉपुलर हुआ। फिर 2018 आते आते राहुल जी से मुलाकात हुई और फिर ज़िंदगी एकदम से यू टर्न लेकर के राजनीति में आ गई। और राजनीति में भी मतलब सही जगह सही वक्त पर पहुंच गया। तो आज वो आवाज़ जो सड़कों पे गूंजती थी, वो अगर पार्लियामेंट में गूंज रही है, तो मैं मानता हूँ कि सब कुछ एक सपने जैसा ही है, लेकिन बहुत चौंकता नहीं हूँ। मुझे लगता है ये करने के लिए बना हूँ मैं। ओके, आत्मविश्वास। हाँ, हमेशा से आत्मविश्वास था है, इतना कि हमेशा से ये था कि ऊपर वाले ने कुछ तो दिया कुछ करना है। और पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे, दुनिया अलग थी मेरी, लेकिन मैंने चुना कि नहीं, मुझे साहित्य के क्षेत्र में जाना है। तो एकदम धारा से विपरीत। पर राजनीति नहीं सोचा था कभी? नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि कवि सम्मेलन मुशायरे का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है, वो वहाँ से ही बात उठाएंगे। लेकिन एक वक्त के बाद महसूस हुआ कि नहीं, वो प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं से आज के दौर में आपकी रचनात्मकता पे भी अंकुश है, पहरे हैं। ऐसे में वहाँ चलो जहाँ से सब कुछ नियंत्रित हो रहा है। तो और ये राहुल जी ने मुझे कहा था कि तुम जिन मुद्दों पे शायरी करते हो उनका हल कैसे तलाशा जाए, ये सोचो। ये उस पहली मुलाकात की बात आप कर रहे हैं? मैं इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, मैंने सुना है। कैसे हुई थी वो मुलाकात? ये मेरे ख्याल है कि 2017-18 के दरमियान की बात है। और मुझे एक बार बुलाया गया और उस दौरान वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे। तो 19 के चुनाव से पहले की बात है, 18 की शुरुआत की बात है। तो मुझे पहली बार जब फ़ोन आया कि आइए मिलेंगे, तो मेरे कुछ कार्यक्रम थे उस दौरान 3-4। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली रहता नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, इलाहाबाद रहता था। फिर जब मैं आया तो 20 मिनट की मुलाकात थी, जो 1 घंटा 39 मिनट चली। 20 मिनट का टाइम दिया था? हाँ, मुझे कहा गया कि राहुल जी 20 मिनट बात करेंगे आपसे। तो अच्छी बातचीत शुरू हुई और मुझे लगा कि मेरे मन में भी बहुत भ्रांतियाँ थी, बहुत सारे सवाल थे। मैंने सारे सवाल पूछे। मुझे चूँकि ना तो तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे राजनीति में आना है, तो मैं बतौर शायर उनके सामने बैठा था और समाज में जो कुछ उनके बारे में लोगों की राय थी, मैं वो सारे सवाल पूछता था और बहुत ईमानदारी से जवाब देते थे वो। तो मैं उठते उठते मुझे लगा कि इस इंसान से तो पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने उनसे कहा, हमने कहा कि आप यहाँ बैठ के जो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी से मैं मिला हूँ, काश इस राहुल गांधी से पूरा देश मिल ले, तो पूरे देश की सोच बदल जाएगी। बिल्कुल भाई। और उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर मुझे कहा गया कि आप दिल्ली हो तो आएँ। फिर मैं हैदराबाद जा रहा था, मेरा एक कार्यक्रम था, फिर मैं मिला उनसे, फिर 1 घंटा 10 मिनट बैठे। फिर से तो 4-5 मुलाकातों में, अच्छा, कोई साहित्यिक व्यक्ति या रचनाकार जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता, उसकी मजबूरी होती है। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे ही नहीं, किसी भी विधा का हो। तो जल्दी मैं किसी को अपना नेता नहीं मान सकता था। लेकिन 4-5 मुलाकातों में मुझे लगा नहीं कि ये वो शख्स है जिसके साथ जुड़ करके संविधान, लोकतंत्र, जमहूरियत, ये जो शब्द हम सुनते थे, इनके लिए लड़ा जा सकता है। तो मैंने राहुल गांधी के साथ राजनीति में आना स्वीकार किया और आज आपके सामने बैठा। तो वो जो पहली मुलाकात थी, उसके लिए जब आपको फ़ोन आया था, तो आपको पता चला कि ये इन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? देखिए, मैं इम्प्रेस हो गए थे आपकी शायरी से? मैं राजनीति में भले नहीं था, लेकिन कविताओं का जो मुद्दा था मेरा, वो राजनीति ही थी। राजनीति से उपजे हुए जो हालात थे वो थे। मैं मुद्दों की शायरी करता था। मैं नजीब की माँ के लिए नज़्म पढ़ रहा था। मैं इस देश में जो घटनाएं घट रही थी, मैं अखलाक के लिए नज़्म पढ़ रहा था। तो मुझे राजनीति की समझ थी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का, वो राजनीति तो जानता है। तो वो सारी शायरी उन तक पहुंच गई। मठाधीशी तो उसको आती ही है। तो हमने जो इलाहाबाद के चौराहों पे बैठ करके, यूनिवर्सिटी के चौराहों पे बैठ के जो चीज़ें सीखी थी, वो काम आई, वो उन तक पहुंची। फिर उन्होंने आपको ऐसा बुलाया? ऐसा मैंने उनसे ये सवाल नहीं किया कि आपने मेरी शायरी सुनी है या नहीं सुनी है। चूंकि उनसे बातें राजनीति पे शुरू हुई और राजनीति, साहित्य, कला, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ, वो जितने बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, उससे अच्छे वो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं। वो बात करते हैं तो आपको एक अलग दुनिया उनकी बातचीत से आपको। मैंने सुना है उस मीटिंग में प्रियंका भी आ गई थी। बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम प्रियंका से मिले कभी? तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं नहीं मिला हूँ। तब उन्होंने प्रियंका जी से मेरे सामने ही उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुम इमरान से मिलो, मतलब मिलो। तो इमरान तुम्हारे साथ बैठेगा। तो दूसरे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब बैठा? तो उन्होंने दीदी से पूछा। दीदी ने कहा कि मैं एक डेट बताई 2 या 3 दिन की बात कि मैं बैठूंगी। फिर मैं उनसे मिलने गया तो दीदी अलग से मिली और उन्होंने भी तकरीबन 1 घंटे बात की। और बहुत मतलब मुझे महसूस हुआ कि उनका शब्द विन्यास बहुत अच्छा है। उनके पास हिंदी भाषा की ज़्यादा अच्छी उनकी पकड़ है।
कविता उनको बहुत उन्होंने पढ़ा है कविताएं, तो उन्होंने साहित्य पे बहुत बात की। अच्छा। और बड़ी भावुकता से बात की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस परिवार से मिल करके, और उसके बाद मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। तो उस पहली मीटिंग में तय हो गया था कि आप 19 का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो 5वीं 6वीं मीटिंग में तय हुआ। ओके। मतलब तय क्या हुआ, उन्होंने कहा कि राजनीति में आओ। मैंने उनसे पूछा कि तो राहुल जी ने कहा था? राहुल जी ने कहा कि राजनीति में आना चाहिए आप जैसे युवाओं को। आना मैंने कहा चाहिए, सही बात है। कैसे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि हाँ कैसे आया जाता है। तो उन्होंने, तब राज बब्बर जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि राज बब्बर आपसे बात करेंगे। ओके। फिर मुझे कॉल आई, मैं राज बब्बर जी से मिला, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई। बिल्कुल। फिर लोकसभा चुनाव लड़ने का तय हुआ, फिर मैंने सदस्यता ली पार्टी की और फाइनली राजनीति में आ गए। अब बताइए जरा, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, 18 में मुलाकात हुई, 19 में चुनाव में उतार दिया, वो भी मैं इसे बीजेपी के खिलाफ। मैं इतनी इसे बड़ी जल्दी नहीं पार्टी। मानता। मुझे लगता है कि जो मेरा पिछला 10 साल का संघर्ष है वो उसे इसमें ऐड किया जाना चाहिए। बिल्कुल भाई। मैं सिर्फ 1 साल, जो जिन्हें लगता है कि मेरी 4 साल की कामयाबी है या मेरे 4 साल का सफर है, नहीं, राजनीतिक मुझे लगता है कि उससे पहले भी मैं जिन मुद्दों पे लड़ रहा था वो भी राजनीति का एक हिस्सा था, बस राजनीति के दायरे में आकर के नहीं लड़ रहा था। तो मैं अपना सफर वहां से शुरू करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ से नहीं जोड़ूंगा। ओके। तो उस चुनाव में हार क्यों गए आप, आपने सोचा है? हाँ, उसका 2 बड़ा कारण है। पहला ये कि मैं बिल्कुल नया था और मुझे कोई चुनाव लड़ने की कोई समझ नहीं थी मुरादाबाद से। दूसरा ये कि मुरादाबाद बहुत एक तरफा वोटिंग करता है, उसका मिजाज ऐसा है कि जब अजहरुद्दीन चुनाव जीते तो जो सपा का प्रत्याशी था उसको 25,000 वोट मिले, 24,000 वोट मिले। और फिर अगली बार जब अजहरुद्दीन छोड़ के गए तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 19,000 वोट मिले। तो वो एक तरफा वोट करता है। अच्छा। और महत्वपूर्ण बात ये थी उस चुनाव में कि सपा बसपा का अलायंस था। तो लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सपा का प्रत्याशी लड़ रहा है। मैंने अपने दम पे जो माहौल खड़ा किया उस बुनियाद पे मुझे 60,000 वोट मिले, जिसमें मैं मानता हूँ कि 50,000 वोट मेरी मेहनत के थे। वरना वो 10,000 और कोई भी प्रत्याशी होता तो 10,000 15,000, क्योंकि आप अगल बगल देखें, संभल देखें 13,000 वोट, अमरोहा देखें 15,000 वोट, बगल में बिजनौर देखें तो 16-17,000 वोट, तो 20,000 के नीचे का ही पूरे मंडल में वो था वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में चुनाव सपा बसपा का अलायंस प्लस मेरा बिल्कुल नया होना, चुनाव बना के भी चुनाव हार गया मैं, तो वो तो दिल टूटा था जब नतीजा आया था? हाँ, जिंदगी में पहली बार हार मिली थी तो जाहिर सी बात है तकलीफ होती है। और आप राजनीति से नहीं थे, आपका तजुर्बा नहीं था, तो तकलीफ हुई। कुछ दिन बहुत मतलब सदमा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अकेले रहा मैं। मतलब कम मिलना लोगों से। तब सोचा था कि यार अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, मेरी अपनी दुनिया थी, मैं उस दुनिया का मतलब सोचा था उसमें लौट जाऊंगा। नहीं, मैंने मुशायरे तब भी नहीं छोड़े थे। मैंने राजनीति में चुनाव 17 दिन लड़ने का समय मिला मुझे, एक दूसरा जिला, मैंने वहां जा करके 17 दिन तो आपको समझने में ही गुजर जाते हैं, तो वो गुजर गया। फिर मुझे लगा कि कवि सम्मेलन मुशायरे तो है ही, अपनी दुनिया है। पार्टी लगातार फिर कार्यक्रमों में बुलाती रही, प्रचार के लिए बुलाती रही, तो मैं जुड़ा रहा। फिर एनआरसी का मूवमेंट आ गया, मैं देश भर में आंदोलनों में जाने लगा। फिर कोरोना आ गया, फिर 22 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। हाँ, लेकिन आपको तो माइनॉरिटी नतीजा आया था। हाँ, जिंदगी में पहली बार हार मिली थी तो जाहिर सी बात है तकलीफ होती है। और आप राजनीति से नहीं थे, आपका तजुर्बा नहीं था, तो तकलीफ हुई। कुछ दिन बहुत मतलब सदमा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अकेले रहा मैं। मतलब कम मिलना लोगों से। तब सोचा था कि यार अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, मेरी अपनी एक दुनिया थी, मैं उस दुनिया का मतलब सोचा था उसमें लौट जाऊंगा। नहीं, मैंने मुशायरे तब भी नहीं छोड़े थे। मैंने राजनीति में चुनाव 17 दिन लड़ने का समय मिला मुझे, एक दूसरा जिला, मैंने वहां जा करके 17 दिन तो आपको समझने में ही गुजर जाते हैं, तो वो गुजर गया। फिर मुझे लगा कि कवि सम्मेलन मुशायरे तो है ही, अपनी दुनिया है। पार्टी लगातार फिर कार्यक्रमों में बुलाती रही, प्रचार के लिए बुलाती रही, तो मैं जुड़ा रहा। फिर एनआरसी का मूवमेंट आ गया, मैं देश भर में आंदोलनों में जाने लगा। फिर कोरोना आ गया, फिर 22 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। हाँ, लेकिन आपको तो माइनॉरिटी सेल का हेड बनाया गया ना 21 कांग्रेस पार्टी का 21 में। हाँ, तो यानी कि चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने आप में भरोसा छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। देखिए राहुल जी, में ये चीजें अच्छी हैं, वो चुनते हैं लोगों को और फिर उन पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल भरोसा। अब हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है कि उनके भरोसे को टूटने ना दें। और मैं ये हर जगह ये वादा भी करता हूँ, मैं न्यूज़ 24 पे बैठा हूँ, मैं ये वादा भी करता हूँ, मैं राहुल गांधी जो भरोसा करते हैं उस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उनका भरोसा और उनकी जो समझ है इस देश की संविधान और लोकतंत्र को लेकर, वो बहुत अलग है। और देखिए ना, माइनॉरिटी सेल का प्रमुख बनाया
उसके बाद आपको महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा, ऐसे समय में भेजा जब महाराष्ट्र में सीनियर लीडर्स पहले से इंतजार कर रहे थे कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा, ऐसे में आपको भेजा गया। मुझे लगता है राहुल जी ने ये सोचा कि इमरान की आवाज़ को पार्लियामेंट जाना चाहिए और उन्होंने भरोसा जताया। यकीनन मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सका आज तक सांसद बनने के बाद, कभी नहीं क्योंकि सांसद बन के आया, जिस सुबह मैं शाम में मैं दिल्ली में लैंड किया, चुनाव लड़के जीत के आया और यहाँ लैंड किया तो मम्मी पापा आए हुए थे यहाँ, उनसे मिला जुला, दोस्तों से मिला। जश्न मनाने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि रात में ही खबर आई कि राहुल जी को कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। तो हम रात के 3:30 बजे आईसीसी ऑफिस पहुंच गए और फिर अगले दिन धरना प्रदर्शन, आंदोलन, डिटेन, तो वो मुसलसल 1 हफ्ते का सिलसिला, फिर पार्लियामेंट का सेशन, फिर उसमें डिटेन होना, महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट। तो न तो शुक्रिया अदा करने का मौका मिला, न जश्न मनाने का। तो राज्यसभा आपको भेजा जाएगा, ये पहली बार आपको कब बताया गया था और किसने बताया था? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया और अंततोगत्वा हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है के सी वेणुगोपाल जी, उन्होंने एक दिन बुलाया और उन्होंने कहा कि इमरान कॉन्ग्रेचुलेशन, राहुल जी चाहते हैं कि तुम राज्यसभा जाओ, राहुल जी चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि तुम राज्यसभा जाओ और अपने पेपर्स तैयार करो। तो अंदर से मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ पार्लियामेंट जाएगी, तो मैंने कहा सर मेरे पेपर तैयार हैं। जीवन के सबसे बड़े दिनों में से एक तो वही होगा। तो मैंने कहा सर मेरे पेपर तैयार हैं। तैयार है उसके एक दिन बाद नॉमिनेशन था, उन्होंने कहा ओके बी फॉर्म ले लो। और पार्टी में बहुत लोग नाराज भी हुए थे, आपको पता लगा था काफी लोग नाराज थे? मुझे लगता है कि कोई ऐसी नाराजगी मेरे सामने आई नहीं, ऐसे मतलब खुल के नहीं आई, पर हाँ अंदर से तो एनीवे एक पीढ़ी ट्रांसफर होता है, उसे सबको स्वीकार करना बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको इसीलिए राज्यसभा भेजा राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। एक, आप मुस्लिम हैं, 2, आप शायर हैं, 3, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, 4, आप मुसलमानों के पक्ष में आवाज भी उठाते हैं। तो राहुल गांधी चाहते थे आप संसद में जाएं और जो आप हैं वो करें। मानक भाई, किसी का एक शेर है कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो हर पार्टी कोई ना कोई एक मानक तो निर्धारित करती ही है कि ये क्राइटेरिया है किसी को संगठन में जिम्मेदारी देने के लिए और किसी को राज्यसभा में या लोकसभा में पहुंचाने के लिए। टिकट का भी एक मानक है। तो पार्टी ने अगर सोचती है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरूं। मैं सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं हूँ, मैं इस देश के युवाओं की आवाज़ हूँ। और मैंने पार्लियामेंट में जो पहली स्पीच की, मतलब ये इस पे बहुत सारे लोग चौंके थे, जो मैंने पहली स्पीच की वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ की। मैंने जामिया और जेएनयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो पुलिस बर्बरता या पुलिसिया कार्रवाई थी उसके खिलाफ की। तो मैंने कभी अपने आप को उस तरह प्रेजेंट नहीं किया। हाँ, जो वर्ग पीड़ित है मैं उसके मुद्दे उठाता हूँ, वो दलित हो, वो अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, वो सवर्ण हो, वो छात्र हो, वो महिला हो, मेरा फर्ज है कि मैं बोलूं उसके लिए। पर ये तो आप भी मानेंगे ना कि आपकी शायरी ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया। नहीं, जाहिर सी बात है बिल्कुल। मेरा कोई राजनीतिक विरासत नहीं। शायद आज भी राहुल गांधी जी ने कभी मुझसे मेरे पिताजी का नाम पूछा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है मेरी शायरी ही थी, मेरा हुनर ही था, मेरी लोकप्रियता थी, मेरी पहचान थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। तो मैं उसके लिए तो अपने उन तमाम करोड़ों लाखों जो भी प्रशंसक वर्ग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पर आप पिताजी तो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप ये शायर कैसे बन गए? हाँ, ये कहानी अलग। देखिए, मेरा मानना है कि शायर या कोई भी आर्ट आपके अंदर जब आप पैदा होते हैं तब से होता है। जी बिल्कुल। टैलेंट होता है, आप वो हुनर आपके अंदर होता है, आप लेके पैदा होते हैं। तराश करके उसे अच्छा या खराब तो बनाया जा सकता है, लेकिन पैदा नहीं किया जा सकता। सचिन पैदा होते हैं, विराट कोहली पैदा होते हैं, क्रिकेट उनके खून में रहा होगा। तो शायरी मेरे खून में थी, मुझे अच्छा लगता था। पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन इंटरमीडिएट आते आते मुझे समझ में आया कि यार ये मेरा काम नहीं। मैंने सुना कहीं 5वीं से ही आपने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब मेरा साहित्यिक कार्यक्रमों में जाना, यूनिवर्सिटी स्कूल के जो प्रोग्राम्स थे उसमें जाना, प्रतिभाग करना, डिबेट में हिस्सा लेना, वो सब तो चल रहा था। छोटे छोटे पुरस्कार मिलते थे कहीं, तब तो 10 रुपए भी मतलब आज के लाखों रुपए के बराबर थे। तो वो होता था, लेकिन पापा को लगने लगा धीरे धीरे कि ये गलत ट्रैक पे जा रहा है,
क्योंकि शायर और कवि तो मतलब समाज का भटका हुआ व्यक्ति माना जाता है ना, ना पैसे, ना एक झोला उठा के आप कुर्ता पजामा पहन के चल दिए, यही माइंडसेट था। पैसे तो अब बाद में आए, ग्लैमर तो बाद में आया कवि सम्मेलन मुशायरों में। तो पापा ने बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत डांट वाट सब लगाई, लेकिन क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो। मतलब वही कहते थे पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई नहीं करते। पता चला क्लासेस छोड़ के आप डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, पोएट्री कंपटीशन में तो हिस्सा। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे? पढ़ाई में अच्छे थे, फर्स्ट क्लास थे, खूब अच्छे थे। और वो लोग साइंस वो पढ़ो। अक्सर कहते थे, जैसे 70% रिजल्ट आया तो वो कहते थे देखो तुम्हारा 70% रिजल्ट आया, तुमने पढ़ाई की होती तो। मैंने कहा तब 71 आ जाता, 72 आ जाता, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होता, 1-2% का फर्क होता, क्योंकि ऊपर वाले ने शायद इसीलिए पैदा किया। जी। संसद में आपने अभी तक कुल कितनी स्पीच दी है? अब मैंने एक्चुअली मैंने साथियों, आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी के इस इंटरव्यू को सुन लिया होगा और सुनने के बाद आप लोगों को ये अंदाज़ा लग गया होगा और आपने ये समझ लिया होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी की शादी के ताल्लुक से क्या राय है और उनका क्या ख्याल है और इमरान प्रतापगढ़ी शादी कब करेंगे और उनका क्या विचार है। इस बारे में इमरान प्रतापगढ़ी ने बिल्कुल साफ अल्फाजों में आपके सामने अपनी बात को रख दिया। बहरहाल, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं